बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। हमारे इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां आज आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के हमारे इस कार्यक्रम की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती और किसानी सेगमेंट से किसान भाइयों बहनों, जिसमें आज हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हमारे देश की बात करें तो जैविक खेती को काफी अच्छे स्तर पर हमारे किसान अपना रहे हैं और इससे काफी अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। और जैविक खेती को अपनाना है तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, इससे अपनी पैदावार को बेहतर गुणवत्ता दे सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए।
यदि पेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केंचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केंचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केंचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। हम आपको आज बताएंगे बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन यदि आप पहले से कर रहे हैं या फिर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बकरी पालन वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। इससे हमें दूध और मांस तो मिलता ही है, साथ ही बाल, खाल और रेशे भी मिलते हैं। इसके अलावा इसके मलमूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है, जिससे फसल से अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बकरी पालन सीमांत, भूमिहीन और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। बकरियां कम उपजाऊ वाली मिट्टी में होने वाली झाड़ियों और पेड़ों को खाकर भी भरण पोषण करने में सक्षम है। यही वजह है कि बकरी पालन बेहद सरल और सहज है। इसीलिए किसानों और पशुपालकों का बकरी पालन की तरफ रुझान बढ़ रहा है। बकरी पालन के फायदे। बकरी पालन व्यवसाय को कम लागत में कर सकते हैं शुरू। आकार छोटा होने के कारण आवास और प्रबंधन होता है सरल। बकरियां 10 से 12 माह की आयु में ही गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। ये आमतौर पर एक बार में 1 या 2 मेमने देने में सक्षम होती है।
सूखाग्रस्त इलाकों में भी बकरी पालन अन्य पशुओं की तुलना में कम जोखिम भरा व्यवसाय। इस व्यवसाय में नर और मादा दोनों का ही अच्छा मूल्य मिलता है। बकरी के मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से मांग अच्छी बनी रहती है। हमारे देश में बकरियों की करीब 34 नस्लें पंजीकृत है। इनमें से मुख्य है जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, जखराना और बिटल। अच्छी नस्ल के साथ साथ किसी भी दूसरे पशु की तुलना में बकरियों के आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर बकरी को सामान्य चराई करके भी पाला जा सकता है, लेकिन बेहतर परिणाम लेने के लिए एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में आहार में थोड़ा परिवर्तन करें और पशुओं को ऐसा आहार दें जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिल सके। सामान्य दिनों में बकरी का आहार 2 किलो चारा, आधा किलो दाना, अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अतिरिक्त, गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का मिलाकर दाना तैयार करें। बकरियों की आवाज भी सरल और साधारण होते हैं। हालांकि आवाज ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु की रक्षा कर सके। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाए। फर्श में पुआल या घास का बिछौना रखें। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें ताकि उचित हवा का प्रवाह हो सके। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। इसके लिए बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखें। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। आवास के फर्श में पुआल या घास का बिछौना रखें। आवास को कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे का इस्तेमाल करें। शेड में तापमान बढ़ाने के लिए उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। इस तरह से बकरी पालन में हर पहलू पर सावधानी रखकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। किस तरह से आप प्रबंधन कार्य करके अपने पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रख सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे काम में आप किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश की बात करें तो खेती किसानी के क्षेत्र में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुई हैं। और न केवल हमारे किसान भाई बल्कि हमारी जो महिला किसान हैं वो भी कई मिसालें कायम कर रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम ऐसी ही कामयाब महिला किसान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारी कामयाब किसान से और जानते हैं उनकी सफलता की दास्तान। खेतों में हो रही उपज ये नहीं देखती कि उसे कौन पैदा कर रहा है। मिट्टी में बोए गए बीज तो बस उन हाथों को पहचानते हैं जो उनकी बरकत की दुआ मांग रहे होते हैं। शुरू से कृषि में मिली सफलता का श्रेय पुरुषों को मिलता आ रहा है, जबकि महिलाएं पुरातन से पुरुषों का साथ देती आ रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं एक सहायक के तौर पर नहीं बल्कि मुखिया के तौर पर खेती को संभाल रही है और आगे बढ़ रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पाद में लग गई। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। निर्जा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। जो हमारे मोदी जी की मोदी जी का एक पहल है, मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। आज निर्जा अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाएं और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। देखिए, हर किसी के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैं एक शिक्षिका थी, तब भी उद्देश्य यही था कि मैं बच्चों को शिक्षित करके अपनी जो मैंने शिक्षा ली है उसका प्रयोग कर सकूं। परंतु मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कुछ और ऐसा करूं जिससे मन को शांति, मन को तृप्ति मिले और ये जो हमारा समाज है ये स्वस्थ रह सके। तो इसी इच्छा के चलते मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और समाज के लिए, समाज को एक स्वस्थ दिशा दिखाने के लिए जैविक उत्पादों की ओर मैं बढ़ी। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ
तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़ को मैं बनवा रही हूँ। और ये गुड़ कैसे बन रहा है? जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ? तो यहाँ आज मैं केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं। मैं यहाँ केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। खेती से लेकर यानी कि ज़मीन से लेकर आकाश तक वो कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो उनको किसी भी हालत में कम नहीं समझना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है और ये जैविक गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।